तो हेलो एवरीवन। अभी हमने लास्ट क्लास तक अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे एसईओ के बारे में कि एसईओ होता क्या है। एसईओ के अलावा हमने पढ़ा सर्च इंजन्स के बारे में, सर्च इंजन के साथ हमने पढ़ा क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग के बारे में कि वो किस तरीके से काम करती है। उसके साथ साथ हमने पढ़ा कीवर्ड्स के बारे में। हमने ये सब कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अब हमारे सामने नेक्स्ट जो मेन पॉइंट निकल के आता है, एसईओ के टाइप्स आते हैं। जिन टाइप्स के अंदर जो मेन फर्स्ट टाइप हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में अभी, वो है ऑन पेज एसईओ। अब मन में क्वेश्चन आता है ऑन पेज एसईओ होता है क्या है और ऑन पेज एसईओ यूज में किस लिए लाया जाता है। तो बात करते हैं। ऑन पेज एसईओ होता है जो हमारी वेबसाइट के अंदर से वर्क कर रहा होता है। हम ऑन पेज एसईओ के अंदर टाइटल पे वर्क करते हैं, डिस्क्रिप्शन पे वर्क करते हैं, उसके अंदर कंटेंट के अंदर वर्क करते हैं। ये सारे काम जो होते हैं मेनली हम सारे कीवर्ड्स के अंदर ही वर्क कर रहे होते हैं ऑन पेज एसईओ के अंदर। अब ऑन पेज एसईओ के अंदर जो मेन वर्क होता है उसमें हम बात करेंगे सारा। अब जैसे कि ऑन पेज एसईओ में एक मेन रहता है टाइटल टैग। टाइटल टैग होता है आपका ब्लू लिंक जो होता है, उसे टाइटल कहा जाता है। अगर मैं आपको गूगल पे सर्च करके दिखाऊं तो एनएसएम जैसे मैंने सर्च करा, तो एनएसएम सर्च करने पर आपके सामने निकल के आ रहा है ये एनएसआईएम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब ये क्या है आपका, ये है आपका टाइटल, क्या है हमारा टाइटल कहलाता है। ठीक है, ये रहता है टाइटल। अब ये याद रखना, जो भी आप टाइटल बना के रेडी करते हो उसके अंदर आपका कीवर्ड इंक्लूड होना चाहिए। जो भी आप कीवर्ड बना के यूज करो उसके अंदर आपका कीवर्ड यानी कि मेन फोकस कीवर्ड जो आपने यूज कर रखा है तो वो जरूरी इंक्लूड होना चाहिए। अब जैसे कि मैं टॉपिक लिख रहा हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, या डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड मैंने बहुत बार यूज करा है, मैं मेन फोकस है मेरा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो ये जरूरी है कि मैं उस कीवर्ड को अपने किसमें अटैच करूँ, टाइटल के अंदर अटैच करूँ। ये बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है, ये एक ऑन पेज एसईओ का मेन कोर कॉन्सेप्ट होता है। अब इसी के साथ साथ नीचे चलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में। टाइटल टैग में एक बात और बता दूं, टाइटल के अंदर आपका जो टाइटल रहता है वो 50 से लेकर 60 कैरेक्टर तक रहता है। ठीक है, जो टाइटल आपको रखना पड़ता है वो आपको रखना पड़ता है 50 से लेकर 60 कैरेक्टर तक। ठीक है, इसमें आपको 50 से लेकर 60 कैरेक्टर्स तक रखने पड़ते हैं। बस ट्राई करना 50 से 60 रहें, क्योंकि इससे ज़्यादा ये हमारी रैंकिंग की इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाता है कि हमारे जो लिंक है उस लिंक के नीचे जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाती है। अगर मैं आपको सामने दिखाऊं तो ये जो यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन आ रही हैं ये कहलाते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ये जो आ रहा है नीचे ये निकल करके ये कहलाता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। ये जो है ये है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं इसे, या फिर आप कहो तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हो। ठीक है, ये रहता है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन। ओके, अब बात करते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में भी। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपके 150 से लेके 160 कैरेक्टर्स तक ही होने चाहिए। ये नहीं कि आप ज़्यादा कीवर्ड्स को उसमें इंक्लूड कर दो। मेटा डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ होती है वो रहती है मिनिमम 150 टू मैक्सिमम 160 कैरेक्टर। इतने आपको उसके डिस्क्रिप्शन में रखने पड़ते हैं। अब ऑन पेज एसईओ के अंदर यही कॉन्सेप्ट नहीं, एक रहता है यूआरएल स्ट्रक्चर बना के रखना। यूआरएल स्ट्रक्चर आपका कहलाता है जो आपका लिंक बन के रेडी होते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर टॉप पे दिखाऊं तो ये भी जो है एक यूआरएल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या बना हुआ है? यूआरएल स्ट्रक्चर है। तो डिपेंड करता है कि आपको अपना एक एसईओ फ्रेंडली हो, इजी टू अंडरस्टैंड टेबल यूआरएल बनाना पड़ता है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अब देखो यहाँ मैंने लिंक ओपन करा। लिंक ओपन करने पर ये जो यहाँ पे निकल के आ रहा है ये है इसका यूआरएल स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो इस यूआरएल स्ट्रक्चर में आपको साफ साफ पता लग रहा होगा ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट विद 100 जॉब प्लेसमेंट इंटर्नशिप के ऊपर लिखी गई है। ये पूरी की पूरी टॉपिक से रिलेटेड जो टाइटल है वो हमने इंक्लूड कर रखा है यूआरएल के अंदर। अब अगर ये यूआरएल किसी पर्सन को भेजा जाए तो वो इजीली इसे रीड कर सकते हैं। अब यही चीज एसईओ का कॉन्सेप्ट में रहती है कि आपको अपना यूआरएल स्ट्रक्चर इजी टू अंडरस्टैंडेबल बनाना पड़ता है, सामने वाला पर्सन से देखते ही आराम से समझ जाए। इस तरीके से आपको यूआरएल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। इसी के साथ साथ आपको हेडिंग्स डिफाइन करनी पड़ती है। हेडिंग डिफाइन का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप मेन टाइटल बना रहे हो तो उससे आपको हेडिंग 1, अगर उसके नीचे टॉपिक्स लिख रहे हो तो आपको हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हेडिंग्स को डिफाइन करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर प्रॉपर हेडिंग डिफाइन कर रखी है।
जैसे कि यहाँ पे इसे H2 की हेडिंग डिफाइन कर रखा होगा, इसे क्या कर रखा होगा, H2 की हेडिंग डिफाइन। इसका रीजन बताते हैं, हमेशा H1 की हेडिंग सिर्फ और सिर्फ टाइटल को ही दी जाती है। याद रखना, जो H1 की हेडिंग रहती है वो सिर्फ ये रहता है ऊपर का टाइटल बस, इसके अलावा किसी को भी H1 की हेडिंग नहीं दी जाती। बाकी नीचे की जितनी भी हेडिंग्स होती हैं वो सब क्या रहेंगी, आपकी H2 की हेडिंग्स रहती हैं। H2 की हेडिंग, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि H2 की हेडिंग्स रहती हैं, H2 की हेडिंग्स वो सब। अब नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद ये रही यहाँ पे हेडिंग्स आई हुई हैं। अब जैसे H2 की हेडिंग है, यहाँ पे दे रखा होगा, इसे दे रखा होगा H3 की हेडिंग्स। अब नीचे आए, इस तरीके से उसके अंदर कॉन्सेप्ट आते रहेंगे। ये H2 की हेडिंग में होगा, देन ये उसके अंदर H3 की हेडिंग का। तो आपको सभी कॉन्सेप्ट यानी सभी टाइटल्स को हेडिंग वाइज डिफाइन करना पड़ता है कि ये किसके हेडिंग के अंदर आएगा। आगे बढ़ते हैं। आपने हेडिंग भी डिफाइन कर दी। हेडिंग डिफाइन करने के बाद अब यहाँ पे होता है कीवर्ड प्लेसमेंट। कीवर्ड प्लेसमेंट आपको कहाँ कहाँ पे करनी पड़ती है। कीवर्ड प्लेसमेंट आपकी एक रहती है टाइटल के अंदर, मतलब कि आपने जो टाइटल बनाया है वही कॉन्सेप्ट जो पहले वाला मैंने कहा था कि आप जो कीवर्ड इस्तेमाल करो, जो फोकस कीवर्ड है वो आपको इंक्लूड करना है टाइटल में, बहुत कंपलसरी होता है। उसके साथ साथ फर्स्ट 100 वर्ड, स्टार्टिंग के 100 वर्ड्स के बीच में आपको टाइटल अटैच करना है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में लिख रहे हो तो जब भी आपके फर्स्ट स्टार्टिंग के 100 वर्ड्स के अंदर वो अटैच होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत कंपलसरी है। सब हेडिंग में अटैच करना, आप जो हेडिंग बनाते हो उन हेडिंग की सब हेडिंग्स भी होती हैं, आपको उन सब हेडिंग्स के अंदर भी उसे अटैच करना पड़ता है। जो मेन आपका फोकस कीवर्ड है, आपको फोकस कीवर्ड को टाइटल में भी अटैच करना पड़ता है, टाइटल के साथ साथ आपको नीचे उसकी सब हेडिंग्स में भी उसे अप्लाई करना पड़ता है। ये एसईओ का रूल रहता है, ऑन पेज एसईओ का। इसके साथ साथ इमेज के ऑल टैग्स, अब इमेज का ऑल्टरनेटिव टैग होता है, उसके अंदर भी आपको जाकर के उसमें अपना मेन फोकस कीवर्ड अटैच करना पड़ता है। ये बहुत मेजर पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट। एक होता है इंटीग्रेटेड कीवर्ड ओरिजिनली विद इन द बॉडी टेक्स्ट। ठीक है, वही आगे के इंटीग्रेटेड कीवर्ड आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा, बॉडी टेक्स्ट के अंदर आपको बीच में ऐड करना पड़ेगा, टाइटल्स के अंदर भी। आगे आते हैं, अब यहाँ पे आता है इमेज ऑप्टिमाइज। इमेज ऑप्टिमाइज के अंदर आपको इमेज के ऑल टेक्स्ट का दिखा रखा है, यानी कि पहली चीज आपकी इमेज जो है वो कॉपीराइट होनी चाहिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इमेज होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी के पास से इमेज उठा दी। अगर आपको इमेज चाहिए तो आप इन वेबसाइट्स से ले सकते हो, जैसे कि पिक्साबे हो गई, फ्री पिक हो गई, इन मैग्निफिक हो गया। इन वेबसाइटों से आप फ्री इमेजेस उठा सकते हो, एंड उठाने के बाद आपको इन्हें एडिट करना पड़ता है। आप उसके लिए कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हो, कैनवा का यूज करके फिर आप सही से उसे मैनेज कर पाओगे। अगर कैनवा के अंदर किसी को डाउट है तो आप कैनवा की वीडियो जाकर के देख सकते हो, चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। ओके आगे चलते हैं। ओके, चैनल के अंदर आप कैनवा की वीडियो देख लेना, एंड हमारे चैनल में ऑलरेडी कैनवा को कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे आप पोस्ट बना सकते हो, आप पेज बना सकते हो, ये चीज़ें, पोस्ट की इमेज को कैसे एडिट कर सकते हो, उसकी वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगी। आप वीडियो जाके देख लेना, देन वहाँ से देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर कैनवा को छोड़ते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हम बात करते हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। अब ऑन पेज एसईओ के अंदर हमारा एक रहता है इंटरनल लिंकिंग। अब मन में क्वेश्चन आता है कि इंटरनल लिंकिंग क्या होती है। इंटरनल लिंकिंग को तो हमें पता नहीं है, तो समझते हैं क्या होती है। इंटरनल लिंकिंग कहलाती है हमारी वेबसाइट में हमारे ही किसी दूसरे पेज के लिंक को अटैच करना, इंटरनल लिंकिंग कहा जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, हमारी वेबसाइट के अंदर हमारे ही किसी दूसरे पेज के लिंक को अटैच करना इंटरनल लिंकिंग कहा जाता है। अब जैसे मैं कोई आर्टिकल लिख रहा हूं तो मैं अपने एक आर्टिकल के अंदर किसी दूसरे आर्टिकल के लिंक को अटैच कर दूंगा, वो मेरा इंटरनल लिंकिंग कहलाएगा। अब जरा बात कर लेते हैं किस तरीके से। मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूं जिसका नाम है विकिपीडिया। विकिपीडिया के ऊपर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा हूं। अब मैंने सर्च करा कॉन्सेप्ट के बारे में। विकिपीडिया पे सर्च करने के बाद अब यहाँ पे चेक करना, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, किस तरीके से ट्रेंडिंग में आई, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। अब जब मैं नीचे गया तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर चेक करो। अब ये जो है, ये जो बीच बीच में लगे हुए हैं, ये सब लगे हुए हैं इंटरनल लिंकिंग। क्या लगे हुए हैं, सब हमारे इंटरनल लिंकिंग। ये सब इंटरनल लिंकिंग है। दिखाता हूँ कैसे वर्क कर रहे हैं।
जब भी मैं किसी लिंक पे क्लिक करता हूं तो क्लिक करने पर यहाँ पर इन्हीं का दूसरा एक पेज ओपन हो जाता है मेरे सामने। अगर मैं नीचे गया ब्लॉगर के ऊपर तो इन्हीं का एक दूसरा पेज मेरे सामने ओपन हो जाता है। अगर मैं यहीं पर नीचे गया तो यहाँ चेक करो, दूसरा लिंक हो गया। यहाँ पर नीचे गया तो यहाँ पर इनका एक दूसरा लिंक अटैच हो गया। तो इसे कहा जाता है हमारा इंटरनल लिंकिंग। क्या कहा जाता है? इंटरनल लिंकिंग, यानी कि हमारी वेबसाइट में हमारे ही किसी दूसरे पेज के लिंक को अटैच कर देना, इंटरनल लिंकिंग कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है हमारे ऑन पेज एसईओ का। इतना करते के साथ ही वापस आते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं। एक होता है एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग कहलाता है हमारी वेबसाइट में किसी और दूसरी वेबसाइट के लिंक को अटैच करना। इसे बताते हुए चलते हैं किस तरीके से। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च करा एक टॉपिक, जब मैं यहीं पर दिखाता हूँ, यहाँ पे इन्होंने एक्सटर्नल लिंकिंग भी लगा रखे होंगे। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे लगे पड़े हैं, अब यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो है ये है एक्सटर्नल लिंकिंग। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है एक एक्सटर्नल लिंकिंग, और दिखाऊं तो ये रहा आपका एक्सटर्नल लिंकिंग, ये रहा आपका एक्सटर्नल लिंकिंग, ये रहा, ये सब क्या लगे हुए हमारे एक्सटर्नल लिंकिंग के लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं? एक्सटर्नल लिंकिंग, यानी कि हमारी वेबसाइट में किसी और दूसरे वेब पेज का लिंक अटैच करना हमारा एक्सटर्नल लिंकिंग कहलाता है। ये ऑन पेज एसईओ का एक कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो किस तरीके से काम करता है। जब मैंने इस पर क्लिक करा तो इसमें देखना किसी और की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हो गई यहाँ पे वेबआर्क की कोई और वेबसाइट ओपन हो चुकी है वेबआर्क नाम से। अब जब मैं यहाँ से बाहर निकला, नीचे आया, अब मैं नीचे गया, अब जैसे ये रही एक एक्सटर्नल लिंकिंग, द वर्ल्ड 50 मोस्ट पावरफुल वेबसाइट, तो ये क्या है? किसी और वेबसाइट का लिंक अटैच हुआ पड़ा है। मैं वापस आया, मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक करा लिंक पे, ये भी एक एक्सटर्नल लिंकिंग है। और जब मैंने क्लिक करा तो दूसरी वेबसाइट का लिंक ओपन हो रहा है। तो ये कहलाता है एक्सटर्नल लिंकिंग, जिसके अंदर हम अपने कंटेंट के अंदर किसी पे एक ऐसा लिंक अटैच करते हैं जो किसी दूसरी वेबसाइट का रहता है। तो उसे कहा जाता है इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या काम करता है? हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को या हमारे पेज की रैंकिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प कराता है। ये काम होता है एक्सटर्नल लिंकिंग का। ठीक है। एक्सटर्नल लिंकिंग के बाद एक होता है मोबाइल फ्रेंडली। मोबाइल फ्रेंडली का मतलब ये है कि आपको अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? रिस्पॉन्सिव, यानी कि मोबाइल के हिसाब से बनाना पड़ता है। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट अगर स्मार्टफोन में खोली जाए, टैबलेट में खोली जाए, ठीक है, तो दोनों के अंदर सेम प्रीव्यू आना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर वेबसाइट का प्रीव्यू चेंज ना हो, वेबसाइट का स्ट्रक्चर या लेआउट बिगड़े ना। अब जैसे मैं अगर इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, अब मैं इस वेबसाइट के ऊपर आया, अगर मैं इसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ चेक करना, अगर मैं इसे किसी स्मार्टफोन के व्यू में ओपन करता हूँ तो इस वेबसाइट के लेआउट पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। अगर मैं यहाँ नीचे गया तो ऑटोमेटिकली फोन के हिसाब से वो मैनेज हो गई। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि आपके जो कंटेंट है या आपकी जो वेब पेज है वो रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। एक रहता है पेज स्पीड, आपकी पेज स्पीड ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। फास्ट से मतलब ये है कि कोई भी पर्सन अगर आपकी वेबसाइट को खोले तो वो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या 3 सेकेंड्स के अंदर अंदर ओपन हो जानी चाहिए। अगर वेबसाइट ज़्यादा टाइम तक लोड हो रही है, ज़्यादा टाइम लगा रही है ओपन होने में, तो इससे आपकी रैंकिंग पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हमने अभी जाने हैं, ये तो हमारे ऑन पेज एसईओ के बारे में, कि ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं एंड किसकी मदद से हम क्या काम करते हैं गूगल पे रैंक पे आ पाते हैं। अब यही जो कॉन्सेप्ट होते हैं, सब कॉन्सेप्ट मुझे आर्टिकल के अंदर अप्लाई करने पड़ते हैं। अब वो कैसे करने हैं वो कॉन्सेप्ट हम आगे चल के जानेंगे। अभी मैंने सारे थ्योरिकल पॉइंट क्लियर कर दिए आपको ऑन पेज एसईओ के बारे में। अब इसे प्रैक्टिकली हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो चले, बने रहिएगा पूरी के पूरी क्लासेस के अंदर, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको सही से समझ में आ सके। ओके, तो गुड लक। तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू सो मच।